morning, everyone. Good morning and welcome. Good morning and welcome to your 5 a.m. masterclass class. Oh, yes. Once again, in today's 5 a.m. live mastery session, I welcome each one of you. आप ना अर्ली मॉर्निंग जिस कमिटमेंट के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, that is acknowledgeable. That is something which tells a lot and lot about your personality, the way you are progressing in the area of cash flow, और ये जो आपके ब्रेन के अंदर स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन ये जो न्यूरो पैटर्न डेवलप हो रहे हैं ना ऑफ द फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी बाय द पार्टिसिपेशन, इट्स अमेजिंग. और ये कंसिस्टेंट बिहेवियर ये इस एस्पेक्ट को बताता है कि जब हम किसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं ना और अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, उससे एक बड़ी पावरफुल एस्पेक्ट क्रिएट होती है. दैट इज द डिसिप्लिन. और फाइनेंस तो वैसे ही वर्ल्ड है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का. तभी तो मैं कहता हूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल इन योर लाइफ. तो ये फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही है जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. तो आपने एक डिसिप्लिन क्रिएट किया है. 5 AM एवरी सैटरडे एक नए टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करना, उसको इन डेप्थ जाना, उसकी डिटेल के अंदर जाना और देखना कि उसको किस तरह से अपनी रियल लाइफ और बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो फिर क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेट मी टेल यू, दैट वन इज द फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ना केवल हम बात करने वाले हैं परफॉर्मिंग एसेट की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की और फिक्स्ड एसेट रजिस्टर की, जिसके अंदर हम देखेंगे हाउ इज इट इम्पैक्टिंग आवर बिजनेस, आवर लाइफ, आवर कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस. सो फिक्स्ड एसेट business, when we are doing, we are investing the money. See, the money which is being invested in the business, owner invest the money in the business and the lender give the money to the business for the purpose of deployment of that money which will be able to generate income. अब बैंकर्स क्यों दे रहे हैं लोन बिजनेस को? बैंकर इसलिए लोन दे रहे हैं बिजनेस को कि नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनकम मिलेगी. अब ये मनी आ गई बिजनेस के अंदर, तो अब हम उसको कहां पर इन्वेस्ट करेंगे? लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर और शॉर्ट टर्म एसेट के अंदर. जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं बिजनेस की. तो एक बार दोबारा से देखते हैं कि जब मैं फिक्स्ड एसेट की बात करता हूं, दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, फर्नीचर, इक्विपमेंट. ऑल दीज एक्टिविटी मैंने 5 सिलेक्ट किए हैं आज की डिस्कशन के लिए. अब टर्निंग पॉइंट क्या है? क्या है टर्निंग पॉइंट बिजनेस का? जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखा है, सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की. एक ना बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था मेरे एक दोस्त का. उनकी फैक्ट्री यहाँ नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में भी है. इसके अलावा उन्होंने फिर आगे बढ़ते बढ़ते बहादुरगढ़ के अंदर भी एक जगह रेंट पर ले ली, बहादुरगढ़ में फैक्ट्री ले ली. एक्चुअली क्या था, दिल्ली में पीछे कुछ एस्पेक्ट हुआ जिसके अंदर पोल्यूशन की वजह से फैक्ट्रीज रीलोकेट होनी शुरू हुई बवाना, नरेला और सब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर. तो वो नारायणा के किसी रेजिडेंशियल एरिया से ऑपरेट करता था. फिर उसने नारायणा के इंडस्ट्रियल एरिया में रेंट के ऊपर एक जगह ली और उसके बाद उन्होंने बवाना में एक बहादुरगढ़ के अंदर एक जगह ली, वो भी किराए पर थी. अब बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ये जगह था, एस्पेक्ट था कि जगह अपनी होनी चाहिए. तो अब मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उन्होंने एक लैंड देखा और उसको बुक करवा दिया. सभी करवा रहे थे, इन्होंने भी करवा दिया. इनको लगा सब कुछ ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली हो जाएगा.
सभी ने करवा दिया, इन्होंने भी करवा दिया। मानेसर के अंदर तो एक सब्सटेंशियल पोर्शन वर्किंग कैपिटल का निकला बिजनेस में से और इन्वेस्ट हो गया लैंड के अंदर, मानेसर के अंदर, और उसको भी पार्ट के अंदर पेमेंट करना था। और डील कुछ इस तरह थी कि ये दिल मांगे मोर, थोड़ा लालच भी हुआ, थोड़ी जगह महंगी भी ली, बड़ी भी ली, तो कुछ करोड़ ऑफ रुपीस की डील उनके साथ में हो गई। बिजनेस ही बंद हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया, चलता चलाता। ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या था ये, टोटली प्योरली इमोशन से लिया गया डिसीजन था कि बिजनेस की पूरी वर्किंग कैपिटल को स्क्वीज कर लिया, क्योंकि वो जगह बुक करवानी थी तो वो बुक करवा दी। नारायणा की जगह और बहादुरगढ़ की जगह ऑलरेडी रेंट पर थी, उसका रेंटल आउटफ्लो भी जाना है। इधर आपने वर्किंग कैपिटल लगा दिया, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर नहीं पा रहे, टोटल मामला ब्लॉक हो गया, चौक हो गया, प्लानिंग की नहीं, देखा नहीं। मीनिंग देयर बाय कि जब हम फिक्स्ड एसेट नए परचेज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली लैंड परचेज कर रहे हैं, तो क्या फाइनेंशियली पूरी तरीके से हमने प्लान कर लिया है कि वो पैसा आने कहां से वाला है उसका। देखो, फिक्स्ड एसेट हमेशा बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए किया जाता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग द लैंड विदाउट द प्लानिंग, विदाउट द बिजनेस प्लान, ये पूरी तरह से उसके बिजनेस को इवेपोरेट कर गया, खत्म कर गया उसके बिजनेस को पूरे तरीके से। तो मैं एस्पेक्ट क्या ब्रिंग करना चाहता हूं आपकी लाइफ के अंदर, मैं एस्पेक्ट ये ब्रिंग करना चाहता हूं कि जब वो लैंड की डील हुई थी, वो लॉन्ग टर्म एसेट है, और उस लॉन्ग टर्म एसेट के लिए अब मुझे जो फंड की रिक्वायरमेंट थी वो बिजनेस से नहीं, अदर देन बिजनेस से रिक्वायरमेंट थी, तो और पैसा डिप्लॉय करना था उसके अंदर। और वो डिप्लॉय भी इस तरीके से करना था कि अगर वो लोन भी ले रहे हैं तो लोन की ईएमआई भी एक मोरेटोरियम पीरियड के बाद, एक मोरेटोरियम पीरियड के बाद स्टार्ट होती, ताकि बिजनेस उसको अफोर्ड कर सके। जब उसकी मेरे साथ बात हुई तो मैंने पूरा डिटेल में स्टडी किया, तो उसने कहा कि यार दुनिया लैंड ले रही थी वहां पर, मैंने ले लिया तो क्या गलती कर दी, मेरा तो बिजनेस ही बंद हो गया। देन आई टोल्ड हिम इन अ डिटेल एस्पेक्ट थ्रू दी बिजनेस मॉडल, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मैंने उसको बताया सिडबी का उस समय एक स्कीम चल रहा था, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह से और भी कई सारे बैंक्स हैं जो अपनी एक स्कीम के अंडर में, जब आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर प्लॉट लेते हो तो आपको उस स्कीम के अंदर बहुत तरह की फाइनेंसिंग एस्पेक्ट मिल जाते हैं। उस समय सिडबी की एक स्कीम चल रही थी जिसके प्रति वो बिजनेस ओनर अवेयर नहीं था। वो स्कीम क्या थी कि आप वो लैंड की जगह देखो, एक टोकन मनी देके उसकी बुकिंग कराओ, बुकिंग कराने के बाद बैंक को अप्रोच करो, बैंक को अप्रोच करने के बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है कि यहाँ पर मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो पूरा का पूरा सेटअप बनेगा, बिजनेस बनेगा, एग्जिस्टिंग मेरा क्या चल रहा है, कितने टाइम के बाद मैं वहां पर शिफ्ट करूंगा, कितना पैसा मेरा बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में, फर्नीचर में, वर्किंग कैपिटल में लगेगा, उसकी पूरी 5 साल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बननी थी, उसको सबमिट होनी थी। सिड भी उसको एनालाइज करता, उसके अगेंस्ट में एक लोन एलोकेट करता और पेमेंट डायरेक्टली जाती मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के उस पर्टिकुलर ओनर को जहां से हमने परचेज करना था। फिर उसके अंदर 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड था, यानी कि ईएमआई भी नहीं देनी, अभी अभी पैसे भी नहीं देने, नहीं देने पैसे अभी। तो पैसे कब देने हैं, लेटर ऑन, 2 साल के बाद। और पहले 6 महीने तक तो इंटरेस्ट भी नहीं देना, 7वें महीने से लेके दूसरे साल तक फिर उसके आपको इंटरेस्ट पे करना है, और तीसरे साल में जाकर आप उसकी ईएमआई पे करना शुरू करो। जब वहां पर 1 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, आप बिजनेस शिफ्ट कर दोगे, तो वहां से पूरा का पूरा हिसाब हो जाएगा। देखा, प्लानिंग, पूरी की पूरी प्लानिंग। जब भी किसी प्रोजेक्ट को एक्सपेंड किया जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखो कि जब लैंड परचेज कर रहे हो तो क्या उसके अराउंड कोई स्कीम है गवर्नमेंट की, क्या उसके अगेंस्ट कोई इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसके अंदर कोई एस्पेक्ट ऐसा है जो कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। जस्ट फॉर द सेक कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है और बिजनेस का पैसा निकाल कर हमने लैंड में लगा दिया, तो वो काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, पहला तो बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं बचा,
दूसरा, आपने जो एसेट परचेज किया है, मेरी बात एक बात बताओ कि क्या वो एसेट आपको रिटर्न देगा? नहीं देगा। जब हमने लैंड परचेज कर ली, कुछ लोग अगर इंडिया की बात करें कि हरिद्वार के अंदर चलो उस जगह के ऊपर इतनी एकड़ की जगह मिल रही है, बाय कर लेते हैं, कर लिया बाय। अगर आपके पास ऑलरेडी कैश रिजर्व, फ्री रिजर्व अवेलेबल है और उसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैपिटल एप्रिसिएशन के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हो, दैट इज वेरी गुड। क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म में देख लिया ना कि आज इस रेट पे मिल रहा है और 5 साल के बाद ये रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका कैपिटल एप्रिसिएशन है और ये पैसा बिजनेस से निकालने का कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, देन इट इज गुड। अदरवाइज हम एक्सपेंशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, जबकि सभी लोग लैंड बाय कर रहे थे तो हम भी लैंड को बाय कर लेते हैं और लोग कहते हैं कि डील अच्छी है, कर लेना चाहिए, बड़ा है। Every business has its own scenario, every business has its own limitation plus minus। तभी तो मैं every time ये कहता हूँ, look at your business model, look at your cash flow, look at your liquidity, monthly क्या affordability है। जब आप फाइनेंशियल समरी बनाते हो, उसके अंदर आता है ना नीचे कि पिछले महीनों के अंदर जो ट्रेंड चला आ रहा है कि इनफ्लो आपके पास कहाँ से आ रहा है, कस्टमर क्या दे रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको क्या करनी पड़ रही है, और आउटफ्लो किस एरिया के अंदर जा रहा है, और नेट फ्लो जो है आपके बिजनेस का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर आपका नेट फ्लो बिजनेस का पॉजिटिव है तो यानी कि वहां पर एक स्पेस क्रिएट हो गया है कि अगर आप एक टर्म लोन ले लोगे लैंड को परचेज करने के लिए, तो उसकी ईएमआई भी वहां से निकल जाएगी। You will be able to make the payment of the EMI when you buy a land. So buying a land for the purpose of business is a very very conscious decision. One of the aspect जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी पैसा हम डिप्लॉय करेंगे फिक्स एसेट परचेज करने के लिए, तो वहां से रिटर्न कितनी आ रही है? When we borrow money from the bank, they expect 8% to 12% rate of interest. When the owner investing the money in the business, the owner is also expecting I will be getting around 35% return on my investment. Shareholder, investor, you as a owner investing. Why are you doing the business? You are doing the business with the expectation of getting the return. Now, if that money हमने पार्क कर दी ऐसी जगह के ऊपर जहां से पैसा ही नहीं आना, तो ये बिगिनिंग है उसके कोलैप्स होने की, अनटिल एंड अनलेस आपने फ्री रिजर्व में से कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए काम किया है। इसको ना एक फार्मूला से समझ लो ताकि मैं आपको ना सीधा उस फार्मूला पे लेके चलता हूं। लेट मी टेक यू टू द फार्मूला। या दिस वन, लुक एट दिस, लुक एट दिस। मैंने फिक्स एसेट में किया, रिटर्न ऑन टोटल एसेट का फार्मूला क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। ये कैलकुलेट करो अपने बिजनेस का। अंडरस्टैंड दिस फार्मूला, लुक एट दिस फार्मूला। भाई जितना पैसा मैंने अपने बिजनेस की बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बॉटम में आप ले लो सारे के सारे एसेट्स की वैल्यू, लैंड बिल्डिंग सबकी नीचे वैल्यू ले लो, और ऊपर देखो कि मेरे उस पीरियड का, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर की बात करें 2019-20 की, तो प्रॉफिट क्या था आपका? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि बैंक को इंटरेस्ट देने से पहले, गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले जो आपका प्रॉफिट था, डिवाइडेड बाय हमने एसेट कितने डिप्लॉय किए हुए हैं, क्या रिटर्न आ रही है? क्या वो रिटर्न 30% आ रही है? क्या रिटर्न वो 40% आ रही है, 50% आ रही है, या वो रिटर्न 1% 2% आ रही है? हमने ह्यूज कैपिटल अगर ब्लॉक कर दी है, मैंने तो यहां पर भी देखा है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, 5-5 6-6 शेड्स हैं और मशीनें लगी हुई हैं वहां पे, और सेल हो रही है 10 लाख 20 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की। मतलब तो इतना बड़ा सेटअप बनाकर थोड़ी बहुत सेल कर रहे हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अगर खाली पूरे सेटअप को बेच के उसकी एफडी करा दी होती और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होता, दैट वुड हैव बीन मच मोर देन कि हमने 24 घंटे की सिरदर्दी ली हुई है बिजनेस के अंदर और सारा का सारा पैसा वहां पर ब्लॉक है और वो प्रॉपर्टी बिक भी नहीं सकती, और इस तरह से पोजीशन के अंदर आई हुई है कि ऐसा लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। वन ऑफ माई क्लाइंट was running 2 units. One unit was in Noida and another unit was in Greater Noida.
2 फैक्ट्रीज। अकाउंटिंग सिस्टम वहां पर इस तरीके के थे कि नोएडा में से क्या प्रॉफिट हो रहा है और ग्रेटर नोएडा में से क्या प्रॉफिट हो रहा है कभी पता ही नहीं लगा। पता ही नहीं लगा क्यों? कुछ प्रोडक्शन यहाँ पर हो रही है, उसको वहां पर भेजा और उसको करते 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 ब्रांच रिकंसिलेशन के मैटर हैं, मटेरियल रिकंसिलेशन के मैटर्स हैं वहां पर, तो कभी ब्रांच वाइज फैक्ट्री वाइज प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने कभी कैलकुलेट ही नहीं की। जब मैं वहां पर पहुंचा, पहले ही दिन मैंने वहां पर प्रॉफिट सेंटर कोस्ट सेंटर लगाया और मैंने देखा दो दो यूनिट चला रहे हो, यहाँ भी इम्प्लॉइज है यहाँ भी इम्प्लॉई है। एक बार जरा ओवरऑल देखे तो सही, कुल पिला के आप बाहर सेल कितनी कर रहे हो कस्टमर को, वो सेल देखा। उसके अगेंस्ट में सारे के सारे एक्सपेंसेस हमने माइनस किए, तो सेल लिखी और एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करके लिखा, फिर कॉमन एक्सपेंसेस को मैंने माइनस उसमें से किया। तो निकल कर ये आया कि अगर उनकी 2 यूनिट की जगह 1 यूनिट चल रही हो तो ये कंपनी तो कमाल का प्रॉफिट करेगी, क्योंकि नोएडा की फैक्ट्री काम कर रही है 40% कैपेसिटी पे, ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री काम कर रही है 20% कैपेसिटी पे। अरे भाई, नोएडा की सारी फैक्ट्री को लेके जाओ ग्रेटर नोएडा, कम से कम उसको तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करने दो। कहाँ को? जो कि ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री है। तो जब ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री के अंदर पूरी कैपेसिटी हो सकती है, तो आप देखो जितनी एक्स्ट्रा ओवरहेड कॉस्ट थी नोएडा फैक्ट्री की वो खत्म हो गई, जीरो कर दी, जीरो। वो सारी सेविंग है, ह्यूज अमाउंट ऑफ सेविंग पर मंथ, जो वो एक्सपेंस किए चले जा रहे थे। कभी सोचा ही नहीं ना। मन में क्या हम सोचते हैं कि लैंड खरीद लो, जगह खरीद लो, 1 फैक्ट्री का मालिक, 2 फैक्ट्री का मालिक, 3 फैक्ट्रियों का मालिक, काम बढ़ गया। और सुबह जब घर से आप अपनी बड़ी सी गाड़ी में निकलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं कि हाँ जी फैक्ट्रियों वाले लोग हैं, शादियों में मैरिज में जाते हैं, फैक्ट्रियों वाले लोग हैं, कई कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, एक ही जगह पे मार्केटिंग ऑफिस रखा हुआ है। गुड़गांव के अंदर मार्केटिंग ऑफिस है, एक फैक्ट्री नोएडा में, एक फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा में, क्या ठाठ है। लेकिन जब अंदर जाकर देखते हैं, माइन्यूटली स्टडी करते हैं, तो पता लगा कि जो पैसा डिप्लॉय कर रखा है लैंड एंड बिल्डिंग और फिक्स असेट के अंदर इन नोएडा, एंड जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग इन ग्रेटर नोएडा, और इनफैक्ट जो मार्केटिंग ऑफिस का किराया दे रहे हैं, ह्यूज अमाउंट जा रहा है, उसको कैलकुलेट करके पता लगा ये तो कोई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा। उसको मैंने कहां से देखा? यहाँ फार्मूले से देखा ना, कि भाई सारा मिला मिलू के प्रॉफिट आया कितना, बात तो वही है ना। और टोटल एसेट कितने डिप्लॉय किए हुए हैं सारे मिला दो। जब मार्केटिंग ऑफिस का रेंट निकल गया तो प्रॉफिट कम हो गया। ओके, दोनों जगह की मैंने एसेट की वैल्यू ले ली तो बेस बहुत बड़ा हो गया। तो क्या हुआ? प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, रिटर्न कुछ भी नहीं है, कोई खास रिटर्न ही नहीं आ रही। जब रिटर्न ही नहीं आ रही तो हमने क्या डिसीजन लिया? हमने नोएडा की फैक्ट्री को दे दिया रेंट पे। वहां से 7 लाख पर मंथ का रेंट आना शुरू हो गया। वेरी गुड। जबकि पहले वहां पर 22 लाख रुपए की सैलरी जा रही थी। अब वो 22 लाख की सैलरी बंद, 7 लाख रुपए का किराया आना शुरू, 22 प्लस 7 29 लाख रुपीज, तो यहीं पर ही सीधा सीधा कैश फ्लो का इम्पैक्ट आ गया। और वो वाली फैक्ट्री तो ऑलरेडी 20% कैपेसिटी पे काम कर रही थी। इनफैक्ट यहाँ की मशीनें भी हमने वहां पर शिफ्ट कर दी और वहां पर सरप्लस मशीनें हो गई। और हमने क्या किया? लीन मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए जितनी भी एक्स्ट्रा मशीन्स थी, जितना भी एक्स्ट्रा एस्पेक्ट था, उसको सीधा उठा के सेल आउट कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मतलब एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, जो रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायर्ड है उतना किया। इनफैक्ट हमने फिर ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री के अंदर जॉब वर्क के ऊपर भी एक सेक्शन बना दिया काम करवाने का। और ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करना शुरू कर दिया। ये कहां से निकल कर आ रहा था? ये निकल कर आ रहा था कि भाई मैं प्रॉफिट कमा कितना रहा हूं और मैंने कितने एसेट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये री इंजीनियरिंग करने का मामला था। सिमिलरली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो देखो कितने गोडाउन आपने किराए पर लिए हुए हैं, कितने गोडाउन आपने परचेज किए हुए हैं, कितनी जगह आपने एम्प्लॉय की हुई है पूरा का पूरा बिजनेस ऑपरेशन मैनेज करने के लिए, अपने फिक्स एसेट के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। या तो उस हिसाब से उतनी रिटर्न कमा रहे हो बिजनेस के अंदर से, नहीं तो इसको किराए पर दो, नहीं तो इसको बिजनेस को एक्सपेंड करो। ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जो पैसा, अच्छा हम देखते नहीं, कभी सोचते नहीं।
हमने तो कभी हिसाब किताब लगाया ही नहीं कि जितना पैसा हमने बिजनेस के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो क्या वो रिटर्न भी दे रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ भी रही है उसकी कि नहीं आ रही। इतना इंपॉर्टेंट एरिया है ट्रेडिंग वालों। देखो आप क्या कर रहे हो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है, कितने कितने आपने ट्रेडिंग करने के लिए शोरूम ओपन किए हैं या मार्केटिंग ऑफिस ओपन किए हैं। थिंक अबाउट इट। सर्विस वालों, आप भी देखो कि जब आप अपने ऑफिस में बैठे हो उसको बे इंतहा रिनोवेट करवाते हो और वहां पर बैठकर शानो शौकत के साथ में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या वो एकदम राइट डिसीजन है या राइट डिसीजन नहीं है। अगर वो राइट डिसीजन है तो जरा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कितनी आ रही है, तो उस पर कुछ री इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता है क्या, उसके ऊपर कुछ वर्क करने की आवश्यकता है। कुछ लोग तो वी वर्क वालों के पास जाकर उनके थ्रू अपने स्टाफ को डिप्लॉय करते हुए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स एक्सपेंडिचर को बचा रहे हैं। एक छोटा लेकिन बहुत अमेजिंग ऑफिस रखा है, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, और बाकी सारे स्टाफ को कॉमन वर्क एरिया प्लेसेस के ऊपर जगह एम्प्लॉय की हुई है डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट। अक्रॉस द कंट्री जो इतने सारे ऑफिस खोले हुए हैं सर्विस सेगमेंट ने तो हैव यू डन अ जॉइंट वेंचर इन द वेरियस स्टेट विद द वेरियस पॉसिबल कोवर्किंग स्पेसेस और नॉट। ये कुछ ऐसे एरिया है, एक बार देखो। द वे वी आर डूइंग द बिजनेस वी नेवर एवर नेवर नेवर एवर एवर लुक एट व्हाट, नहीं देखते हम, नहीं देखते हम कि हमने अपना पैसा लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, फर्नीचर, इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। बहुत से तो इस तरह से भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेरे इतने समय के अंदर कितने एसेट हो गए, कितने कंप्यूटर्स हो गए हैं, कितने वाटर प्यूरिफायर हो गए हैं, कितनी मशीनें हो गई हैं। मशीनें खरीद खरीद के रखी हुई हैं साइड पे, और वो पड़ी पड़ी जंग लग गया, कबाड़ लग गया और वो स्क्रैप बन गया, जबकि वो यूजेबल आइटम थी, ऑर्डर नहीं आया, पड़ी हुई है वहां पर। और फर्नीचर कहाँ से कहाँ कितना क्लीनलीनेस का ऑपरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। उसकी वैल्यू, आप उसकी वैल्यू दो तरीके से ले सकते हो। पहला, आप एक बार उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से देखो, बुक वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से लगाकर देखो कि भाई मेरा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट क्या रिटर्न दे रहा है। दूसरा, आप उसकी मार्केट वैल्यू लगाकर देखो कि अगर वही एसेट आज की डेट में रिप्लेस करना हो, जितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो व्हाट इज द रिटर्न ऑन द टोटल एसेट एम आई गेटिंग, वो एक बार लगाकर देखो। चलो, आपकी बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिशिएबल डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही है, उसको लगाकर भी देख लो क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रही है। और कुछ लोग तो बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के जमाने में अगर हम लीस्ट लीस्ट मिनिमम देखो, नीचे की बॉटम लाइन अगर कम होगी, लीस्ट पैसा इन्वेस्ट करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, that is the way of doing the business to run a cash rich and profitable business. This is something which is very 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 important, very very important, very important. तो जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि यहां तक हम पहुंच गए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लेके, तो अब हमारे माइंड में व्हाट इज द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज कमिंग। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज, जो इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई है वो बैड है कि गुड है, वो बैड है कि गुड है। लैंड अच्छी हो सकती है बिजनेस के लिए, फैक्ट्री अच्छी हो सकती है, लेकिन उसकी लोकेशन, क्या ज्योग्राफिकली और बिजनेस सेंस के हिसाब से उसकी लोकेशन सही है, तो गुड है कि बैड है। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेस्टमेंट ठीक है, गुड है कि बैड है। बैड इन्वेस्टमेंट वो है जो कि आपको रिटर्न नहीं दे रही, गुड इन्वेस्टमेंट वो है जो कि आपको रिटर्न प्रॉपरली दे रही है। बहुत माइन्यूटली और डिटेल में देखने की रिक्वायरमेंट है। आपकी बैलेंस शीट के अंदर जितने भी एसेट्स आ रहे हैं उसको अब आपने देखना है। ए गुड एसेट बिकम अ बैड इन्वेस्टमेंट इफ यू पे टू मच फॉर इट। क्या मतलब है इसका? अ गुड एसेट बिकम अ बैड इन्वेस्टमेंट। जगह अच्छी है, आपने ले ली, फैक्ट्री बना ली, सब कुछ कर ली, अच्छी है, गुड है, लोकेशन भी सही है,
और आपको बिजनेस भी देगी, लेकिन आपने बहुत ज्यादा हैवी प्राइस पे कर दिया उसके लिए, बनाने के लिए, तो वो बैड हो गई। मतलब यही कि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था? आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था माय डियर फ्रेंड दिस वन, कि प्रॉफिट कितना है डिवाइडेड बाय कितने पैसे मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए। अगर आपने प्रीमियम पे करके, सुप्रीम प्रीमियम पे करके वो जगह परचेज कर भी ली, तो बॉटम बढ़ गया, नीचे वाला हिस्सा बढ़ गया, प्रॉफिट कम है, तो आरओआई कम हो गई उसकी। मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि यार मेरी ना ऑफिस मुंबई के नरीमन पॉइंट में होना ही चाहिए, और मैंने तो किराए पर नहीं लेनी जगह, मैंने अपनी जगह खरीदनी है। मैंने कहा क्यों? कहते वैसे ही चुन ले, मतलब नरीमन पॉइंट के अंदर अपना ऑफिस होगा, जहां पर रिलायंस का ऑफिस है वहां पर मेरा भी होगा। तो मैंने कहा उससे होगा क्या? कहते बल्ले बल्ले होगी, थोड़ा रोब होगा, थोड़ा शान होगी, सब कुछ होगा। तो वो भाई नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आया ये क्यों आप करना चाहते हो, कि ठीक है सब कुछ सही है, लेकिन अब इतना प्रीमियम पे क्यों करेंगे उसके लिए? कहते नहीं, मेरी एक सर्कल में बात हुई थी और मैंने वहां पर हाँ कर दी है। मैंने वहां पर हाँ कर दी है। मैंने कहा अगर वहां पर हाँ कर ही दी है तो आप फिर ज्वाइंट वेंचर कर लो ना, वहां पर जाकर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लो, कॉमन वर्क प्लेसेस के अंदर जाकर वहां पे कर लोगे। तो नहीं, अपना ऑफिस लेना है, नहीं माने जी, वो नहीं माने, ले लिया वहां पर जाकर ऑफिस परचेज कर लिया, रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ऐसा कभी भी नहीं होता आज की दुनिया में। जगह के हिसाब से बिजनेस नहीं आता, आपकी रिलेशन की वजह से बिजनेस आता है। सुन लो मेरा पॉइंट, जगह की वजह से बिजनेस नहीं आता, आपकी रिलेशन की वजह से बिजनेस आता है। आपकी रिलेशन कन्वर्ट होती है फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, और वो बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस रिलेशन फिर आपकी जो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो अल्टीमेटली बोलती है। द रिजल्ट स्पीक्स लाउडर। एंड देन लोकेशन तो एक तरीके से आपकी बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट बन जाती है। जिन लोगों को भी ये गलत फहमी है कि उस लोकेशन पे मेरा ऑफिस होने की वजह से मुझे बहुत बिजनेस मिल रहा है, तो क्या हम किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो जहां पे ट्रक आते जाते हैं तो वहां पे हमने अपना ऑफिस खोल लिया तो हमें लगा उसकी वजह से बिजनेस बढ़ेगा। ये भी आज की डेट में सच नहीं है। वाई वाई वाई? ये किसी जमाने में पुरानी सोच के हिसाब से सच होता था कि अगर मेरा चांदनी चौक में, भागीरथ प्लेस में, जैसे इंडिया की ये मार्केट है, वहां पर मेरा ऑफिस है तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन टुडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल, everything is digital, so strategically we need to decide and take care of the location। अगर ऐसा ही होता तो एप्पल ने अपना जो बिजनेस खड़ा कर दिया है, और बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनका तो अपना ऑफिस भी नहीं है। हाँ जी, अमेजोन है और बाकी लाइक देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज व्हिच आर देयर। द पॉइंट व्हाट आई वांट टू मेक इट हियर, कि जो इतने समय से बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं ना, एक बार आज के 5 AM सेशन जिसके अंदर मैंने फिक्स एसेट की बात की है, आप जरूर अपनी बैलेंस शीट खोल के अपने टोटल एसेट को रिव्यू करना, और उसके ऊपर जो रिटर्न मिल रही है आपको, कितना आप कमा पा रहे हैं, क्या उसकी राइट डिप्लॉयमेंट है, उसको देखना बहुत 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 जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट ना अगर हम बैंक के हिसाब से देखें, और उसी फार्मूला को हम अपने बिजनेस में भी लगा सकते हैं। कैसे? एसेट को ना दो एरिया में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द परफॉर्मिंग एसेट, वन इज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब परफॉर्मिंग एसेट में क्या है? स्टैंडर्ड एसेट्स है। स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब ये हुआ कि लाइक वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक रिटर्न दे रहे हैं आपको। कौन कौन से हुए वो? आपकी प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड है ना, आपकी इंजेक्शन मोल्डिंग चल रही है, प्रोडक्शन कर रही है, आपके कंप्यूटर हैं, एसेट हैं, चाहे आप सर्विस में है, ट्रेडिंग में है, तो वो डिप्लॉयड हैं, डिप्लॉयड हैं। लेकिन क्या हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी हैं जो सब स्टैंडर्ड हो चुके हैं, या वो डाउटफुल है, वो लॉस एसेट है? अच्छा, बैंक वाले इस डेफिनेशन को यूज करते हैं जिसको मैंने आपके लिए यूज कर दिया। बैंक वाले किस एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं? सब स्टैंडर्ड एसेट वो एसेट होता है जिसने 3 महीने तक, यानी कि 90 दिनों तक ईएमआई पे नहीं की। अच्छा, डाउटफुल एसेट क्या होता है? कि जो कि 3 महीने से लेके 9 महीने तक वो ईएमआई पे नहीं कर रहा। और लॉस ऑफ एसेट तो वो कर देते हैं कि 12 महीनों से जिससे पैसे नहीं आ रहे, तो उसको वो राइट ऑफ करने की बात ही करते हैं, वो लॉस एसेट के अंदर हो जाते हैं। उसी तरीके से हम अपने एसेट को भी तो देखें
जो हमने लैंड में, बिल्डिंग में, मशीनरी खरीदी, पुट टू यूज ही नहीं है, पड़ी हुई है साइड के ऊपर। 3 महीने से पुट टू यूज नहीं की, 9 महीनों से पुट टू यूज नहीं की, 12 महीनों से पुट टू यूज नहीं की, तो एक तरह से वो तो मेरा लॉस एसेट ही हो गया ना। एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द बिजनेस हैज बीन पुट इनटू द एसेट। जस्ट लाइक मेरा दोस्त जो कि मेरे क्लाइंट जो कि नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में 2 फैक्ट्रीज रन कर रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि जो बहुत सारी मशीनरी जो नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में जिसके बेसिस से प्रोडक्शन कर रहे थे, वो तो यूज ही नहीं हो रही थी, वो मशीनरी तो यूज हो ही नहीं रही थी, तो वो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं। जो यूज भी हो रही थी वो कैपेसिटी के हिसाब से यूज नहीं हो रही थी। तो जब हमने अच्छे तरीके से उसको देखा, वर्कआउट किया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, तो अब हमें पता लग के आ गया कि जो मैंने एसेट इतने क्रिएट कर लिए हैं, तो पहला पैरामीटर क्या है? पहला पैरामीटर है कि आपकी उसके ऊपर रिटर्न क्या आ रही है, रिटर्न ऑन फिक्स एसेट क्या आ रही है। दूसरा पैरामीटर क्या है कि आपके पास उसकी एक डिटेल्ड वर्किंग होनी चाहिए। अब मैं आता हूं उस एरिया के अंदर जो आपको मैं आज बताना चाहता हूं, वो है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। क्या हम अपना फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बना रहे हैं? फिक्स्ड एसेट रजिस्टर क्या होता है? फिक्स्ड एसेट रजिस्टर कंटेन द लिस्ट ऑफ all the fixed asset a business owns. The purpose behind maintaining is to keep a track of book value of asset and depreciation. देखो, as per Companies Act 2030, so there is a report in the name of Caro. Every year, a statutory auditor need to do the audit of your fixed assets, and they need to sign. They need to give a remarks on that the company has maintained the proper record of the asset that the company is owning. The assets are being periodically verified. The location and the utilization of the asset is proper. ये वो रिमार्क देते हैं। मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आई एम ऑल्सो ऑडिटर फॉर मेनी कंपनी, एंड द डार्क रियलिटी इज The dark reality is company have not maintained any register at all. Then how come? How come? Look at and read your report. Recently, your tax audit has been completed. Recently, your statutory audit has been completed. The last date of audit was 30th September. It was extending and extending and extending, and it was extended till 15th of February 2021 due to Corona lockdown and all that aspect. So last, those people who have filed the return, बिल्कुल last में, अब आप ना रिसेंट ही है, देखो ना अपनी रिपोर्ट देखो विवेक शाह जी क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे बिजनेस ओनर को पता ही नहीं या वो मेंटेन ही नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमने ऑडिटर को बोला है ऑडिट कर दो। ऑडिट करने का मतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा दो हमारी, और टैक्स कितना बना बता दो। ऑडिट जब हुआ था उसके अंदर फिर ये कैसे लिख दिया गया कि फिक्स असेट रजिस्टर हैज बीन मेंटेन्ड? कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया, किस तरह से लिख दिया? और जहां पर उसको क्वालिफाई कर दिया, मान लीजिए आपने फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं मेंटेन किया आपने, तो आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने, देखो आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, स्टॉक रजिस्टर हैज नॉट बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी, as a result of which it is the non-compliance of the Companies Act, and the possibility exists that the result we are showing are not true and fair. अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देता है तो आपको उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कंपनीज एक्ट के अंडर, उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लॉ की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि फिक्स एसेट रजिस्टर बनना ही चाहिए, तो हम बना रहे हैं क्या? क्यों नहीं बना रहे?
क्यों नहीं बना रहे, और रिपोर्टें भी साइन हो रही हैं और उसमें ये लिखा भी हुआ है कि प्रॉपर फिक्स्ड एसेट रजिस्टर हैज बीन मेंटेन्ड। आई हैव रेड अ नंबर ऑफ रिपोर्ट्स। जब किसी का ऑडिट ट्रांसफर होके मेरे पास आता है, एक्चुअली देयर इज ए ट्रांसफर पॉलिसी इनिशिएटेड बाय द government of India, that a chartered accountant can be a auditor of a company for maximum tenure of 10 year, otherwise 5 year का रोटेशन का पीरियड है। 5 साल एक ऑडिटर करेगा, फिर 5 साल बाद दूसरा ऑडिटर करेगा, मैक्सिमम वो खींच के एक ऑडिटर अगर मान लो कुछ क्लोजेस हैं तो 10 साल से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। तो जब मेरे पास इस तरह से रोटेशन के अंदर किसी और के ऑडिट आते हैं और मैं देखता हूँ कि यार फिक्स असेट रजिस्टर तो बना ही नहीं हुआ आपका, ये क्या चक्कर है, और पिछली ऑडिट रिपोर्ट पे लिखा हुआ बना हुआ है, कहता हमने जिंदगी में नहीं बनाया, आप तो बड़े टेढ़े सीए हैं आप बड़े पेपर मांगते हैं, बड़ी रिक्वायरमेंट मांगते हैं, आप कहते हैं फिक्स असेट रजिस्टर दिखाओ। अरे फिक्स असेट रजिस्टर बनाता कौन है? जैसे आरओसी के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट है कि मिनट्स बुक बने होने चाहिए, अरे मिनट बुक बनाता कौन है? आप पता नहीं कैसे सीईओ आप हमसे बनवा रहे हो। मैंने कहा कि यार क्या बात कर रहे हो यार, what are you talking about? The government is helping you, the law is helping you, they are encouraging the good corporate governance. It is just like that कि आप बाइक चला रहे हो बिना हेलमेट पहने, अब गवर्नमेंट का रूल है चलान हो जाएगा, आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो चलान हो जाएगा। अरे कौन पहनता है? गोवा में कहाँ पहनी थी हमने, बुलेट चलाई है डग 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 डग, पूरी गोवा में चलाते रहे, तो लेकिन हमने कभी हेलमेट पहना ही नहीं। और यहाँ पर गवर्नमेंट बड़ा दुखी करती है, हेलमेट पहनो हेलमेट पहनो हेलमेट पहनो। मैंने कहा भाई हेलमेट जो पहनने के लिए कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं, कोविड के इंजेक्शन लग रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है आपकी भलाई के लिए। जब बच्चा पैदा होता है टेटनस से लेके जाने कितने टीके होते हैं, इसका मतलब है कि कुछ लोगों के ब्लड के अंदर ही है कि जो भी गुड गवर्नेंस वाली पॉलिसी है उसको अवॉइड करना ही करना है, हम नहीं करेंगे। तो आई मीन टू से कि नाउ एज ए कैश फ्लो कोच लेट मी टेल यू, एज ए कैश फ्लो कोच लेट मी टेल यू, फिक्स असेट रजिस्टर बनाने क्यों है? अरे बहुत जबरदस्त, हमारा अपना ही फायदा है। व्हाई? बिकॉज बेनिफिट ऑफ फिक्स असेट रजिस्टर इज दैट बिजनेस वायबिलिटी। मैंने बताया ना, ये पीछे क्या बताया मैंने, पीछे मैंने आपको बताया कि फिक्स एसेट रजिस्टर हमारे पास बना होगा तभी तो हमें पता होगा कि टोटल एसेट हमारे कितने हैं और उन एसेट वाइज वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि खरीदा कितने का था, उस परचेजिंग का प्राइस कितना है, डेप्रिशिएटेड प्राइस कितना है, ये हमें कहां से पता लग पाएगा? एक ही जगह से, एक ही मिनट के अंदर। व्हाट स्टॉक फिक्स एसेट रजिस्टर से पता लगेगा जब हम उसकी रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे, ईबीआईटी से डिवाइड करके निकालेंगे तो पता लगेगा कि हमारा आरओआई क्या आ रही है। अगर हमने फिक्स एसेट रजिस्टर बनाया ही नहीं तो बिजनेस वायबिलिटी का पता लग पाएगा क्या? नहीं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। विवेक जी कह रहे हैं मेरी प्राइवेट कंपनी है 15 सालों से सेम ऑडिटर है। अरे सर हो ही नहीं सकता, सर हो ही नहीं सकता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर सेम ऑडिटर 10 साल से ऊपर तो चल ही नहीं सकता। 5 साल था वैसे टाइम, 10 साल के बीच में एक क्लोज है। तो आप जरा विवेक जी देखो, सारे देखो, संजय जी, अश्वनी जी, आप ये देखो कि क्या हो रहा है, फिक्स एसेट रजिस्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा। फायदे बहुत है, लॉ की रिक्वायरमेंट है। पॉइंट नंबर 1 क्या था? बिजनेस वायबिलिटी। पॉइंट नंबर 2 क्या है? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? ट्रैक एंड आइडेंटिफाई द एसेट। अरे पड़ा कहां पर हुआ है? लैपटॉप खरीदा, अब पता नहीं कहां है, एम्प्लॉय ले गए, कहीं दराज में पड़ा हुआ है, खराब हो गया है, मार्केटिंग ऑफिस के अंदर है कि वो प्रोडक्शन वालों के पास पड़ा है, स्टोर वालों ने लेकर गए थे, उसकी लोकेशन क्या है, कहां चला गया वो असेट? आपकी हार्ड अर्नड मनी ऐसे जाने दोगे क्या? बहुत सारे कीमती मोटर, टूल्स, वर्केबल, स्टेशनरी सर्विसेज वालों के लिए किताबें परचेज की थी आपने, और जाने क्या क्या लिया था आपने, कहाँ है वो? ये फिक्स असेट रजिस्टर बताएगा। आप मान के चलो व्हेन वी लुक एट द लॉ की कंप्लायंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लायंसेस, बट जब व्हेन लुक एट द बेनिफिट, सिक्योरिटी ऑफ द एसेट स्पेसिफिकली कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। जब एसेट कहीं पर रखा हुआ है ना, एक तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अवेलेबल है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अवेलेबल है। अच्छा, ग्रोस बुक वैल्यू थी कितनी और नेट वैल्यू कितनी है, वो आपको फिक्स्ड रजिस्टर से ही पता लगेगा। अब बोलोगे ग्रोस वैल्यू क्या करनी है? देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज जो कि
उनका ना पता ही नहीं है, उनके ग्रोस ब्लॉक के अंदर सारे एसेट मर्ज कर गए हैं, मर्ज कर गए एकदम, मतलब पता ही नहीं लगता कि इसमें कौन सा एसेट है, उसका नाम क्या है, कब खरीदा था, एक सिंगल वैल्यू आ रही है, सिंगल वैल्यू। लेकिन जब आप मुझसे सर्टिफिकेट साइन करवाने के लिए आते हो, कौन सा सर्टिफिकेट साइन करवाने के लिए आते हो प्लांट एंड मशीनरी का सर्टिफिकेट साइन करवाने के लिए आते हो ना, उसके अंदर ग्रोस ब्लॉक की वैल्यू डालनी पड़ती है। भूल गए, भूल गए, ग्रोस ब्लॉक की वैल्यू का प्लांट एंड मशीनरी का सर्टिफिकेट नहीं साइन कराते। मुझे बताओ, एमएसएमई की डेफिनेशन के हिसाब से, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के हिसाब से, जब आप उसके लिए क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ग्रोस ब्लॉक की वैल्यू डालनी पड़ती है, नेट की थोड़ी डालनी पड़ती है। तो वहां ग्रोस ब्लॉक पता ही नहीं होती, अंदाजे से डाल दिया, ठीक है। जब आप आईएसआई आईएसआई की सर्टिफिकेशन लेने के लिए आते हो, तो आप ग्रोस ब्लॉक नहीं मांगते। जब आप पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेने के लिए आते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करवाने के लिए, तो ग्रोस ब्लॉक की वैल्यू नहीं मांगते, कहते हैं अंदाजे से डाल दो जी, कुछ भी बैलेंस शीट के अंदर जो आ रही है, तो आप डेप्रिशिएटेड वैल्यू डाल देते हो। पता ही नहीं है। मैं तो बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से और कई बार स्ट्रांगली फिक्स एसेट रजिस्टर क्यों नहीं बनाया अभी, आपको पता ही नहीं है। मतलब यही वाली बात हो गई। आप अपनी वाइफ से पूछो, वाइफ को सब पता है घर में कितने गिलास हैं, पूछना जरा, अभी पूछना, हमारी क्लास खत्म होने के बाद वाइफ से पूछना, अच्छा वाइफ वाइफ एक बात बताओ कि हमारे किचन में कितने नंबर ऑफ ग्लासेस हैं, वो बोलेगी 18। कांच के कितने, वो बोलेगी 25 या 14। उसको ना ऐसे टिप पे याद है, उन्होंने, उनको रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। जो 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 हाउस वाइफ होती हैं और खासकर जो किचन को हैंडल करती है ना, वो आंखें बंद करके भी आपको बता देंगी कि बोर्नवीटा के डब्बे में जिसका कवर हट गया था, उसके ऊपर जो हमने एक अलग से कवर लगा रखा है और नमक का, उसके अंदर चीनी पड़ी हुई है। तो वो एक मिनट बता देंगी, उनको सब पता है कहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, सब पता है, सब पता है। उनका दिमाग ही कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। कभी ट्राई करके देख लेना, अभी जब चाय नाश्ता करोगे आप मेरी क्लास के बाद, तो पता कर लेना, उनको सब पता है। और हम बिजनेस रन कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता अपने बिजनेस का, कौन सा एसेट है, कहाँ पर पड़ा है, कितने का लिया था, कितने की डेप्रेशन ले लिया, कितने की वैल्यू पड़ी है, कुछ नहीं पता। सेठ साहूकार राजे महाराजे हैं हम, और एसेट धन धनाधन खरीदते चले जा रहे हैं, और उन एसेट को यूज कर रहे हैं। जो लग गया, नहीं लगा तो चल, लाखों रुपए के फिक्स एसेट है, कंप्यूटर से लेके, इक्विपमेंट से लेके, वाटर फिल्टर से लेके, फ्रिज से लेके, कुछ नहीं पता, चेयर से लेके, टेबल से लेके, फर्नीचर से लेके, जाने कौन कौन सा कहां पे पड़ा है, कुछ नहीं पता। इज दिस द राइट वे ऑफ डूइंग द बिजनेस? इज इट द राइट वे? इफ इट इज राइट वे, आस्क फ्रॉम योर हार्ट। यार कैसे कर सकते हो आप, ऐसे कैसे कर सकते हो? बिजनेस रन कर रहे हो, एसेट चला रहे हो, तो ऐसे कैसे कर सकते हो यार? नहीं कर सकते ना, हम कर ही नहीं सकते। और फिर बुक्स में जो भी वैल्यू आ रही है, संजय जी ने बिल्कुल बोला कि बुक्स में बनता है, विवेक जी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे कोई नहीं कर सकते सर, ऐसी गलत बात है, मतलब नहीं नहीं नहीं, you just need to look at this area very seriously, very seriously। अच्छा, अब आपको ऑडिट करवाना है अपने एसेट का। अब ऑडिट कौन करता है? एक तो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर करता है ऑडिट। जब ऑडिट करवाओगे तो पहले रजिस्टर दिखाओगे तो ऑडिट करोगे, वरना है कहां पर एसेट? एसेट आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो फिक्स एसेट का शेड्यूल बना हुआ है, जहां पर लिखा है प्लांट एंड मशीनरी 2,32,500 रुपए या 2,32,500,000 रुपए। अब प्लांट एंड मशीनरी 2,32,500,000 रुपए, उसमें से इंजेक्शन मोल्डिंग की कितनी है, कितनी इंजेक्शन मोल्डिंग है उसके अंदर, कितनी उसके अंदर हैंड मोल्डिंग है, कितने उसके अंदर ग्राइंडर है, कितने उसके अंदर लेथ मशीन है, क्या पता हमें। और वो डेप्रिशिएट होते होते कितनी होती नहीं पता, नहीं करवा सकते। बैंक्स वाले भी जब आपको टर्म लोन दे रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हैं, जो एसेट आपने हाइपोथेकेट किया वो भी नहीं पता वो कहां पर है, तो कैसे वेरिफिकेशन होगी? अच्छा, आप ना एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहते हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के हिसाब से एक शेड्यूल बनाना चाहते हो कि किस किस मशीन की ओवरहॉलिंग होनी है, किस किस मशीन की आपने पीरियोडिक बेसिस के ऊपर मेंटेनेंस करनी है। कर ही नहीं पाओगे क्योंकि उसका कोई एसेट ही नहीं था। तो आप बजट कैसे बनाओगे? इस साल की रिपेयर मेंटेनेंस का बजट कैसे होने वाला है? अच्छा, ये जो एसेट हमने खरीद लिए एक दिन तो खत्म होंगे,
टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हमें नए एसेट परचेज करने पड़ेंगे। तो हम एस्टिमेट कैसे करेंगे फ्यूचर की कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, जब हम उसकी रिप्लेसमेंट कब होनी है, उसकी ड्यू डेट फिक्स एसेट रजिस्टर ड्यू बताता है कि जैसे एक मशीनरी जो है वो चल रही है 10 साल के बाद तो टैम बोलेगी ना, बोली सुनो, टैम बोली। यानी कि एक मशीनरी, वन ऑफ माय क्लाइंट, वेरी प्रोमिनेंट क्लाइंट इन, उधर जब मैं गया था ये निमराना, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, अमेजिंग अमेजिंग क्लाइंट, सडनली प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। मैंने कहा क्या हुआ भाई, इतना बढ़िया आपका बिजनेस चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये आजकल बड़े परेशान से हो, क्या दिक्कत हो गई? उन्होंने कहा दिक्कत हो गई जगमोहन यार, मैंने ना एक चीज का ध्यान ही नहीं दिया। क्या? कहते मशीनें पुरानी हो गई, मशीनें अब पुरानी हो गई हैं, खड़खड़ की आवाजें करती हैं, उतनी कैपेसिटी से प्रोडक्शन देती नहीं है, अगर मैं उसको रिप्लेस करता हूं तो उतने पैसे ही नहीं है, अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो पैसे नहीं है, उसी पे प्रोडक्शन करता हूं तो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही। फंस गए लूप के अंदर, लूप में फंस गए, और इसी बात का कंपटीटर एडवांटेज ले रहे हैं, और वो मार्केट में बोल रहे हैं आप कहाँ उनसे काम करा रहे हो, उनकी तो पुरानी मशीनें हैं, क्वालिटी आ नहीं पा रही है। मेरा एक और क्लाइंट है मुंबई के अंदर उनकी बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस चल रही है। अब प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ये बड़ी राक्षस, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, पीछे से धनाधन पोस्टर आ रहे हैं, छप रहे हैं, पोस्टर आ रहे हैं, छप रहे हैं। पहले बहुत प्रिंटिंग का काम किया करते थे, एडवर्टीजमेंट मटेरियल का काम किया करते थे। ये बड़ी बड़ी मशीनें, यहाँ से इंक जा रही है, ये इंक के पूरे पाइप लगे हुए हैं, पाइप के टैंकर हैं। अब आज की डेट में जो ऑफसेट मशीनों की प्रिंटिंग हो रही है, तो वो कहाँ मुकाबला करेगी ऑफसेट की मशीनरी के साथ में। प्रिंटिंग का पूरा चलता चलाता उनका सेटअप मुंबई के अंदर खत्म हो गया। राजे महाराजाओं की तरह उन्होंने अपना राज किया था, अपने बिजनेस के अंदर चैंपियन थे, और जब उनके बच्चे बड़े हुए और उन्होंने पापा का बिजनेस संभाला, बच्चों ने पापा का बिजनेस संभाला, तो जैसे ही एंटर किया तो ये अजीबोगरीब समस्या ठक, उनके रातों की नींद उड़ा गई। ये टेक्नोलॉजी तो पुरानी हो गई है, ये टेक्नोलॉजी तो पुरानी हो गई है, कंपटीशन आ गया है, अब कुछ हो नहीं सकता। अब फादर ने जो इतने सालों में बिजनेस खड़ा किया था, फादर भी ओल्ड हुए, फादर के साथ में मशीनें भी ओल्ड हो गई। फादर ने भी काम करना बंद किया तो मशीनें कौन सा करती रहेंगी सारी उम्र काम, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट की प्लानिंग की ही नहीं थी, क्योंकि कभी अटेंशन में आया ही नहीं था। अरे कम से कम एक बार स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वही तो मैं अपने क्लाइंट को बिठा के समझाता हूँ, आओ बैठो, बैठो, क्या एज है आपकी? इतनी एज है। आपकी मशीन की क्या एज है? इतनी एज है। अच्छा, अब 40+ हो गए हो आप? हाँ जी हो गए। 50+ हो गए हो? ओके। शौक बदल गए आपके? पहले बहुत पतंगे उड़ाया करते थे दोस्तों के साथ में, हर 6 महीने के अंदर आप चले जाते थे, कभी गोवा कभी कहाँ, आजकल क्यों नहीं जाते? कहते नहीं बस यार समय के साथ में अब तो ना सिस्टम चेंज हो गए हैं। मैंने कहा आपकी प्लांट और मशीनरी, आपके फिक्स एसेट रजिस्टर, आप अपनी एनुअल गाड़ी की भी मेंटेनेंस कराते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आप जो है अपने फिक्स एसेट जो है, कम से कम जब मैं आपका फिक्स एसेट रजिस्टर वेरीफाई करूंगा कारों की रिपोर्ट में, कम से कम एक बार तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि प्रॉपर फिक्स एसेट रजिस्टर हैज बीन मेंटेन्ड, आप उसका हालचाल देख लेते हो। तो जितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, जितना कैश रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हुए रिप्लेसमेंट भी तो करनी है। कोई मशीन मान लो पुरानी हो रही है, एकदम से पूरा प्लान थोड़ी चेंज कर दोगे। आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक प्लान होना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। साल में एक बार मैं आपकी बैलेंस शीट साइन करता हूं, तो आज प्लान कर लो कि अगले साल कितनी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के ऊपर पैसा लगाओगे। तो इसका मतलब है कि जिस जीपी मार्जिन पे आप काम कर रहे हो, वो सिर्फ आपकी दाल रोटी चलाने के काम आ रही है, वो दाल रोटी चल रही है आपकी। लेकिन ये आप क्यों भूल गए कि ये जो कैश फ्लो आ रहा है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद, डेप्रिसिएशन और कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन बेसिकली रिप्लेसमेंट वैल्यू है। अगर मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी और वो 10 साल चलनी है, और 10% के हिसाब से अगर स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन देखें, तो पहले साल में 10,000 गया, दूसरे में 10 गया, तीसरे में 10 गया, चौथे में करते करते 10 सालों के अंदर वो डेप्रिशिएट होगी, वैल्यू आ गई 0। वो क्या था, खर्चा तो आपको मिल गया, इसका मतलब है टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सुन लो गोल्डन रूल, टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, उतना पैसा तो मुझे उठा के रिजर्व में रखना ही था। डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट में आता ही इसलिए है कि अगर आप फिक्स्ड एसेट के द्वारा बिजनेस रन कर रहे हैं,
तो आपको उतना पैसा फ्यूचर के रिजर्व के लिए रख लेना है टुवर्ड्स द रिप्लेसमेंट. मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू रिलेट विद मी. मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू रिलेट विद मी. आज समझ आया कि ये डेप्रिसिएशन क्यों होता है, ताकि उतना पैसा तो हम रिजर्व में रखें टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करने के लिए. दाल रोटी तो खाते ही रहेंगे, सैलरी तो पे करेंगे ही करेंगे, लेकिन एसेट भी तो रिप्लेस करने हैं. अब आपको समझ में आ गया कि भाई डेप्रिसिएशन इसलिए है, रिप्लेसमेंट करने के लिए. फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर ऑडिटर जो आपसे एसेट मांगता है वो आपको रीवैलिडेट करने के लिए मांगता है कि भाई साहब इतना पैसा जो बिजनेस के एसेट में इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर रिटर्न भी मिल रही है क्या, कि आपको नोएडा की और ग्रेटर नोएडा में से किसी एक फैक्ट्री को 7 लाख 10 लाख 20 लाख महीने पे किराए पर दे दो, जिससे आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाए और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक जगह से काम कर लो. अपने ब्रांड को बना के, ब्रांड को चमका के, जॉब वर्क के ऊपर बाहर से काम करवाओ, लीन मैनेजमेंट के ऊपर काम करो. अगर ऐसा ही होता तो पेप्सी कोका कोला जो है उसकी अपनी फैक्ट्रियां ना होती पूरी ब्रह्मांड के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में वो फैक्ट्रियां खोल देते अपनी पेप्सी कोका कोला. एक फैक्ट्री नहीं है पेप्सी कोका कोला की, एक उनका फार्मूला है, वो फार्मूले के हिसाब से ज्वाइंट वेंचर करते हैं. पेप्सी कोका कोला बना कोई और रहा है, फैक्ट्री किसी और की है, वो सिर्फ अपने ब्रांड के पैसे कमा रहे हैं. उसी तरीके से पतंजलि वालों की सारी फैक्ट्रियां थोड़ी है, पतंजलि का ब्रांड है, नाम है, बाबा जी का मेडिटेशन है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अमेजिंग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको बिजनेस सेंस भी दे दी है उनके सीए ने, उनके कंसल्टेंट ने, उनके कोच ने. बाबा जी काम करते जाओ और आप क्वालिटी कंट्रोल करो, ओईएम सप्लाई के द्वारा उनकी क्वालिटी कंट्रोल करो, तो उनके एसेट्स होंगे, आपके नहीं. और आपको तो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर फोकस करना है. तो मेरी बात सुन लो विवेक शाह जी, आई ट्रूली एक्नॉलेज यू फॉर टेकिंग दिस पॉइंट टुडे इन द मॉर्निंग. यस, मेरी खुद की आंखें खुली थी जब मैंने इतनी डिटेल के अंदर इसके ऊपर वर्किंग की. और आप ही बिजनेस ओनर फ्रेंड से मैं सीखता हूं और आप ही की नॉलेज में आप ही को प्रोवाइड कर रहा हूं. आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन टू यू. तो यहाँ पर फिक्स एसेट रजिस्टर के इतने बेनिफिट है, ये सिर्फ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है. अब मुझे एक बात बताओ, बिजनेस की वैल्यूएशन देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पे जो पॉइंट है बिजनेस वैल्यूएशन. अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपका गोल क्या है? आपका गोल ये है कि जो आप बिजनेस रन कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन क्या है. अब बिजनेस वैल्यूएशन करने के लिए अब मुझे बताओ कि हमारे पास क्लियरली डिफाइंड फिक्स एसेट रजिस्टर होना नहीं चाहिए कि कौन सा एसेट है, कहां पर पड़ा हुआ है. बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर इतना इंपॉर्टेंट काम है. बिजनेस वैल्यूएशन के एस्पेक्ट को समझ लो. आप करोड़ों अरबों रुपए अपने बिजनेस के अंदर प्राइवेट इक्विटी इनवाइट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लिस्टिंग के अंदर अपनी कंपनी को लेके जा सकते हो. मतलब गुड्स एंड सर्विसेज से जो आप कमाते हो वो तो कमाते हो, लेकिन बिजनेस वैल्यूएशन इज द गेम चेंजर माय डियर फ्रेंड. तो आपको ना पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा. कुछ ऐसे बिजनेस ओनर हैं 5% जो बिजनेस वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं और नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं दुनिया के अंदर. 95% बिजनेस ओनर जॉब वर्क, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस वाली लाइन के अंदर ही घूम 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 के वहीं पैदा हुए थे, वहीं पर ही बिजनेस खत्म हो जाते हैं. तभी तो मैं कहता हूं कि 95% ऑफ द बिजनेस विच आर रनिंग वो सिर्फ एक जनरेशन चलते हैं, सिर्फ एक जनरेशन चलते हैं. 95% बिजनेस क्यों, 95% बिजनेस सिर्फ एक जनरेशन चलती है, दूसरी जनरेशन को पास ऑन भी नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कभी बिजनेस वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को देखा ही नहीं, सिस्टम ड्रिवन वाले बिजनेस के हिसाब से बिजनेस को देखा ही नहीं. आज के 5 AM सेशन के अंदर मैं ना पूरी जड़ खोल के बता रहा हूं आपको फिक्स एसेट की जो बिजनेस के अंदर है, कि क्या मैं उसके ऊपर कमाई कर रहा हूं, कहां पड़े हैं, क्या यूटिलाइजेशन है, क्या उसकी रिप्लेसमेंट है. आज समझ लो, देख लो, कर लो, जाते ही अपनी बैलेंस शीट खोल के देख लेना मेरे एसेट कौन है, कहां पर है. तो उसके लिए एक्शनेबल क्या है, एक्शनेबल ये है कि फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बनवा लो अगर नहीं बना हुआ, अगर बना हुआ है तो उसको चेक कर लो. उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, सीरियल नंबर, आइडेंटिफिकेशन. भाई वो दिखता कैसा है, जैसे हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है ना, जैसे वो मशीनरी, भाई मशीनरी का कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क आप बनाओगे ना जिससे वो पहचाना जाता है. अच्छा, उस एसेट का नाम क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है,
कब परचेज किया था, कितने का परचेज किया था, और कब उसको इस्तेमाल करना शुरू किया था हमने बिजनेस के अंदर। डेट पुट टू यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो थोड़ी टेक्निकल बात बोल रहा हूं लेकिन आप समझ जाओगे। सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन तभी कैलकुलेट करना है अगर वो एसेट पुट टू यूज कर दिया, पुट टू यूज कर दिया। अगर 180 डेज और मोर वो पुट टू यूज रहा एक साल के अंदर तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर वो 180 डेज से कम मिलेगा तो आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो पुट टू यूज की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो विवेक जी ने कहा कि कैन यू टेक वन टॉपिक ऑफ वैल्यूएशन। अरे सर वैल्यूएशन का मैंने बेसिक लेवल का टॉपिक तो एक कवर कर चुका हूं ऑलरेडी, बेसिक लेवल का टॉपिक ऑलरेडी कवर चुका हूं। अब मैं एडवांस लेवल का वैल्यूएशन का टॉपिक टेकअप करना चाहता हूं। तो विवेक जी ये देखिए, ये जो आप जेएस से ऑनलाइन में जाएंगे ना, एक बार आप देख ही लो। यहाँ पर जब आप जाते हो जेएस से ऑनलाइन के अंदर और आपने ओपन जेएस से ऑनलाइन किया, तो मैंने क्या करता हूं, जितनी भी हमारी 5 AM के सेशंस होते हैं उन 5 AM के सेशन को भी मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूं। कहां पे? जेएससी ऑनलाइन के पोर्टल के ऊपर, जिसको आप इतना प्यार दे रहे हो। आई एम ओवरवेल्म्ड लाइक द वे यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ जेएससी ऑनलाइन पोर्टल, यू आर अमेजिंग। अच्छा, आपने पहला होम है, दूसरा इंडेक्स है और तीसरा 5 AM मास्टर क्लास है। और पिछली मास्टर क्लास 27 फरवरी पैटी कैश पे थी, उससे पहले मनी पावर, फिर अकाउंट रिसीवेबल, एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर, ये रहा। देखो 30 जनवरी 2021। तो विवेक जी बिजनेस वैल्यूएशन का बेसिक पोर्शन मैं कवर कर चुका हूं। आप इस 30 जनवरी की 5 या मास्टर क्लास को एक बार दोबारा से देख लेना। इस मास्टर क्लास के अंदर आपको ना पूरी क्लैरिटी होनी है। स्पेसिफिकली वो जो 20 पॉइंट है, स्पेसिफिकली जो 20 पॉइंट है जो डिटरमिन कर रहे हैं आपके बिजनेस की वैल्यूएशन को, वो तो माइंड ब्लोइंग है, माइंड चेंजिंग है। दोस 20 पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी इज ओनली 1 पॉइंट, स्टडी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इज 1 पॉइंट, उसके अलावा 19 पॉइंट और भी है बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर। ये आप 30 जनवरी की को देखना। और आप ना केवल आप देखो बल्कि अपने फ्रेंड सर्कल में दिखाओ, सभी को दिखाओ। देखो मैं ये सेशन इसलिए नहीं करता कि बेसिकली कुछ खास चुनिंदा लोगों को ही इसका फायदा मिले, इसका सबको फायदा देना है भाई। जब बारिश होती है तो पानी सबको मिलता है, तो हम प्रेयर करें तो बारिश की प्रेयर करें, रब्बा मेघ कर और बरसात बरसात कर, ताकि सबको फायदा मिले। आप सबको फायदा कराओ जी, हर चीज का फायदा कराओ। तो बस ये समझ आ गई है, मतलब द लॉ ऑफ गिविंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी समझो, 4 लोगों को और भी समझाओ, फिर आपकी जब डिस्कशन होगी ना तो वो एरिया और खुलते हैं उस केस के अंदर। सो कीप ऑन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, इसलिए मैंने आपको ये बताया। चलो वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन के अंदर आप देखो, अच्छा फिक्स्ड एसेट की हम फॉर्मेट की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या आ गया? सीरियल नंबर, आइडेंटिफिकेशन, नेम ऑफ द एसेट, डिस्क्रिप्शन, परचेज की डेट क्या है, परचेज की कॉस्ट क्या है, डेट पुट टू यूज क्या किया गया था। अब डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? देखो स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकता है, यानी कि अगर 10 साल का एसेट यूज करना है, बटा 10 किया तो 10% का रेट निकल कर आया, 10 साल में यूज हो रहा है। WDV मेथड भी होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अब कौन सा मेथड हमने यूटिलाइज किया है? तो कई बार क्या होता है कि टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का ध्यान रखते हुए चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी करते हैं, विच इज मोर बेनिफिशियल एंड अप्रोप्रिएट टू दी कंपनी। ये हम करते हैं, तो इसलिए डेप्रिसिएशन का मेथड चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डेप्रिसिएशन का रेट ऑलरेडी कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा। उसकी ग्रोस बुक वैल्यू कितने का खरीदा था, नेट बुक वैल्यू क्या हो गई है, और एक्सपेक्टेड साल्वेज वैल्यू का मतलब है कि जब ये स्क्रैप हो जाएगा, जब इसको हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो कितना पैसा आने की संभावना है। भाई मशीन खरीदी कम से कम लोहे के रेट के हिसाब से, कबाड़ी वाला तो पैसे देगा ही एक्सपेक्टेड साल्वेज वैल्यू। तो कईयों की वैल्यू ज्यादा भी होती है। जैसे कार है, कार की चलती चलाती कार है, उसकी 10 साल की वैल्यू है, आपने 7वें साल में स्क्रैप कर दी है, तो 7वें साल में अच्छी वैल्यू उसकी मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। तो आपने कहा ठीक है जगमोहन, थ्योरी समझ आ गई, प्रैक्टिकली बताओ।
प्रैक्टिकली बताओ। अरे मैं तो हूं ही प्रैक्टिकल दोस्त आपका, मैं तो हूं ही कैश फ्लो कोच आपका, जो कि बात ही प्रैक्टिकल करता हूं, डुएबल करता हूं, जिससे कि फॉर्मेट हो। तो ये लो, ले लो फॉर्मेट। मैं आपको दे रहा हूं फिक्स एसेट रजिस्टर का फॉर्मेट। देखो, फिक्स एसेट रजिस्टर का फॉर्मेट देने से पहले मुझे आपके साथ में ना ये पूरी की पूरी साइंस कवर करनी जरूरी थी, पूरा का पूरा बैकग्राउंड कवर करना जरूरी था, ताकि आपको पता लगे कि ये करना क्यों है, होना क्यों है। ये आपके बिजनेस का ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया है कि हमने अपने बिजनेस का पैसा रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट में कितना लगाया हुआ है, परफॉर्मिंग एसेट में लगाया है, नॉन परफॉर्मिंग में नहीं। तो ये लो फिक्स एसेट रजिस्टर का फॉर्मेट। आप इसको तो गूगल ड्राइव के अंदर ही बना सकते हो, अगर आपका दिल करे तो सॉफ्टवेयर ले लो। सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, पहले ये समझ लो। तो यहाँ पर नेम ऑफ द कंपनी आ गया, एड्रेस आ गया, ये है रजिस्टर ऑफ फिक्स एसेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट के हिसाब से आपने देखो सीरियल नंबर भी लिख लिया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसेट के अंदर सप्लायर का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, लोकेशन, डेट ऑफ परचेज, इसकी टोटल कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट का मतलब है जिस रेट पे आपने खरीदा, और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, अदर चार्जेस पे किए। तो अब ये फिक्स एसेट रजिस्टर जब आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, इस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो कि भाई कितने डेज ईयर नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या है, डबल शिफ्ट का डेप्रिसिएशन क्या है, थ्री शिफ्ट का क्या है। कुछ लोग करते हैं ना 1 2 3, थ्री शिफ्ट के ऊपर भी काम होता है। टोटल कितना हो गया, और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितना हो गया। अच्छा, कोई सेल तो नहीं किया इस साल में, जिस एसेट को सेल कर दिया हो उसको माइनस कर देना। तो जिस डेट तक की सेल किया उस डेट तक का डेप्रिसिएशन क्या था। अब उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन किस डेट को की और किसने की, कर दी ना आपने। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी, अपनी तसल्ली भी कर दी। अब आपको ये भी मालूम है कि लोकेशन क्या है, और उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन कब हुई थी और किसने की थी। ये कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मैंने आपको फिक्स एसेट रजिस्टर की यहां पर दे दी है। अब आप इसको कहां देख सकते हो, ये देखो। आपको ये चाहिए ना, यस मुझे पता था आपका नेक्स्ट मैसेज यही आना है, यस 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 यस। आप इससे गो थ्रू करना, और मैं आपको बता रहा हूं, ये रहा आपका फिक्स एसेट रजिस्टर। वो कहां पर है, आप इंडेक्स पेज में जाओ। इंडेक्स पेज में जाने के बाद जैसे ही आप इसके अंदर फिक्स एसेट देखना चाहते हो, तो इंडेक्स में ही मैंने दे दिया है 50, सीरियल नंबर 50। आप चलो कंट्रोल एफ कर लो, कंट्रोल एफ हम मैं कर लेता हूँ। 50 नंबर सीरियल पे है, मुझे याद है क्योंकि मैं इसकी प्रेजेंटेशन जब बनाता हूँ तो बड़ी मेहनत लगती है हर एक प्रेजेंटेशन बनाने पे, और मजा भी बहुत आता है, बड़ा मजा आता है। बिकॉज आपके लिए ना कुछ नया करना है, कुछ आपको देना है, आपको ऐसा इंपॉर्टेंट देना है जो कि वर्थ ऑफ योर टाइम हो, जो इतना इंपॉर्टेंट ऑफ योर टाइम हो। क्योंकि आपका टाइम कोई सस्ता थोड़ी है, आपका टाइम इतना वैल्यूएबल है। आप अपना द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट दे रहे हो, विच इज द टाइम। टाइम इज इक्वल टू लाइफ। तो जब आप अपना इतना प्रीशियस गिफ्ट दे रहे हो, तो मुझे पूरी मेहनत करके नहीं आना आपके पास, पूरी मेहनत करके आना है। आपके टाइम की मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो सीरियल नंबर 50 FC 21 फिक्स एसेट रजिस्टर। तो ये रहा, जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, तो फॉर्मेट क्लिक करोगे तो ये आप मेक कॉपी करोगे, तो ये फिक्स एसेट रजिस्टर 50 नंबर सीरियल पे 50C है इसका नंबर। तो ये आपके ये हो गया सेव, कॉपी ऑफ 50C फिक्स एसेट रजिस्टर सेव हो गया। तो आपका ये सवाल भी मैंने साथ के साथ दूर कर दिया कि ये फिक्स एसेट रजिस्टर पड़ा कहां पर हुआ है। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हो। देखो, आप एक काम ये कर सकते हो कि सबसे पहले ना अपने सारे के सारे एसेट की फिजिकल वेरिफिकेशन करा दो। उसके लिए ना एक बड़ा ही सॉलिड प्लास्टिक वाला ऐसे चिपकने वाला बार कोड स्टिकर आता है, बार कोड स्टिकर आता है, आपने देखा होगा। आप जब भी किसी बड़ी कंपनी में जाते हो, उनकी अलमीरा पे, उनकी चेयर पे, उनके कंप्यूटर पे, उनकी मशीनरी के ऊपर कुछ बड़ा स्ट्रांगली पेस्टेड होता है। जब भी आप कोई नई मशीनरी खरीदते हो, कंपनी की तरफ से आते हैं, उनके ऊपर एक बड़ी ही सॉलिड पेस्टिंग होती है, एक प्लास्टिक मटेरियल की, और आप क्या करोगे, बारकोड होता है। तो आपने पहले एक्सेल के ऊपर या जिस भी शीट के ऊपर सभी एसेट के नाम लिख लिए, वर्किंग कर ली। अब हर एक एसेट की लोकेशन के हिसाब से उसका एक बार कोड जनरेट कर दिया। बार कोड जनरेटिंग एंड रीडिंग मशीन आती हैं, वो आप खरीद लो, चांदनी चौक, सफदरजंग, कहीं से, सदर बाजार कहीं से मिल जाती है। ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, अमेजोन से कर लो, किसी अपने भाई बंधु से कर लो। तो बार कोड पेस्टर, रीडर और प्रिंटर आता है, वो आप परचेज कर लो।
फिक्स एसेट के लिए एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दो। अब वो क्या करेगा, एक एक एसेट के ऊपर उस स्टिकर को पेस्ट करता जाएगा, परमानेंटली पेस्ट करता जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि स्टिकर खराब हो जाता है, उतर जाता है, बढ़िया क्वालिटी का लगाओगे तो नहीं उतरेगा। कहते हैं लोहे पे नहीं लगता, प्लास्टिक पे चिपक जाता है, देख लो। नहीं तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक लोहे की एक टिन होती है, वो बनाकर उसको पेस्ट कर देते हैं अपने एसेट के ऊपर, परमानेंटली उसके ऊपर लग जाता है, पिन हो जाता है। वो एल्यूमिनियम का ही होता है या आयरन स्टील का, आयरन का होता है या टिन होती है, लाइक दैट। तो दैट वे आप उस हर एक एसेट के ऊपर पेस्टिंग करते चले जाओ। मेरी रिकमेंडेशन क्या है, बार कोड रीडर। ऐसा क्यों, क्योंकि एक बार तो आपने सारे के सारे एसेट के ऊपर वो स्टिकर पेस्ट कर दिए, अगली बार 6 महीने में एक बार, क्वार्टर में एक बार, साल में एक बार, जब ऑडिटर जाएगा उसको वेरीफाई करने के लिए, तो वो अपनी बार कोड रीडर गन लेकर जाएगा, दूर से ही उसको आइडेंटिफाई करेगा, तो आइडेंटिफाई होती चली जाएंगी कि कौन सा एसेट उसको मिला, कौन सा एसेट उसको नहीं मिला। तो क्रिएशन के टाइम पे कोड चिपका दो, वेरिफिकेशन के टाइम पर उसको आइडेंटिफाई करते चले जाओ, जिससे कि बहुत बढ़िया काम हो जाता है। कुछ लोग तो RFID वाली डिवाइस भी यूज करते हैं, वो उसके ऊपर किस तरीके से लगा देते हैं, तो वो लगा दी, लगाने के बाद और जब उसकी मशीन होती है, जैसे मशीन को लेके जाते हैं, RFID के सिग्नल आते हैं, तो पूरे सिग्नल के अंदर 1 सेकंड में पता लग जाता है कि कौन कौन से एसेट कहाँ पर पड़े हैं। जब आप शॉपिंग करने नहीं जाते, आप शॉपर स्टॉप या अपना पैसिफिक मॉल वगैरह में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, लाइफस्टाइल वगैरह में, तो RFID तो होता है जो कपड़ों के अंदर लगा होता है। तो वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा खर्चना है, कौन सी टेक्नोलॉजी लगानी है। मैंने तो सारी टेक्नोलॉजी देखी हुई है। मैं तो जब US की कंपनी में गया था तो मजा ही आ गया। वहां पर तो पूरी की पूरी RFID से ट्रैकिंग होती है। लैपटॉप उठाया, इस डेस्क से उस डेस्क के ऊपर गया, तो वहां पर पता लग गया, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में गया, वहां पर चला गया, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर एंट्री हो जाती है। हमें इतनी बढ़िया स्टार ट्रैक की मूवी में काम नहीं करना, था ही नहीं रजिस्टर। पहली बात तो फिक्स रजिस्टर था ही नहीं। अगर नहीं था तो सबसे पहले तो एक्सेल पे बना लो, एक्सेल पे बना लिया, उसके बाद आप उसके बार कोड प्लास्टिक के जनरेट करके सभी के सभी मशीनों के ऊपर लगा दो, सभी एसेट पे लगा दो, चेयर पे लगा दो, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन लोकेशन सारी की सारी मार्क हो जाए। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद आप जितनी मर्जी रिक्वायरमेंट करते जाना। तो विवेक जी ने कहा कि क्या ये सेम वही फॉर्मेट है जो कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल जी बिल्कुल, लॉ की यही रिक्वायरमेंट है, लॉ की यही रिक्वायरमेंट है। मोबाइल ऐप के अंदर भी बारकोड रीडर होता है, तो वो भी सही है, वो भी सही है। मोबाइल ऐप यूज करो, आजकल तो गूगल लेंस आता है, सरिद्या भाई ने, संजीव भाई ने सब सिखा रखा है। ओके, तो ये देखो, यहाँ पर ये जो रजिस्टर का मैंने आपको बताया ना, ये देखो, ये फिक्स सेट रजिस्टर का ये 13 पॉइंट की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जिसके हिसाब से हमें फिक्स सेट रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ओके, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आज का सेशन क्यों? भाई आज का सेशन इसलिए ताकि आप अपने बिजनेस को फ्लड कर लो, लाइफ को फ्लड कर लो विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। जो पैसा ब्लॉक हो रखा था आपके फिक्स सेट के अंदर, आज मैंने उसको रिलीज करवाया और मैंने आपको बताया कि उसको रेंटल पे दे दो, उसको इंटरेस्ट पे दे दो, FD पे करा दो, और जो रिक्वायर्ड एस्पेक्ट है उतने ही एसेट के साथ में बिजनेस मैनेज करो, ब्रांडिंग पे काम करो, वैल्यूएशन पे काम करो, और काम दुनिया से करवाओ, ज्वाइंट वेंचर कराओ, अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट वाले फार्मूले को बहुत ध्यान से स्टडी करो, कोलैबोरेशन के साथ में काम करो। अकेले चलोगे तेज चलोगे लेकिन दूर तक नहीं जा पाओगे, मिलके चलोगे खुश रहोगे, बहुत दूर तक जाओगे, जिंदगी का सफर सुहाना रहेगा। तो मैं आपको वो वाले मिलेनियर बिलेनियर के डिजाइन देता हूं ताकि आप ना कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें अपनी लाइफ के अंदर, ताकि आप अपना टाइम विदाउट वेस्ट किए हुए ट्रायल और एरर के अंदर, जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं मेरे दोस्तों, अब क्या है, ये JS ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल है। अब आप एक काम कर दो, अब आप एक काम कर दो, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके जानकार हैं, जो भी आपके भाई बंधु हैं, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, और आपको लगता है कि उनको भी JS ऑनलाइन के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूएबल चीजें लेनी चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आप ना सिंपल उनके पास ना ये वाला लिंक शेयर कर दो। जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा।
इसके अंदर अब मैंने क्या कर दिया है, 7 डेज का फ्री ट्रायल कर दिया है जीएसटी ऑनलाइन का। ओ यस, मतलब कि आप ना उनको अवेयर कराओ कि कितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, उसको एक बार फ्री ट्रायल के अंदर देखें, समझें, उनका कैश क्रंच एंड हो, उसका जो फिनोमिना है उसको अच्छे तरीके से स्टडी करें। ये जो 5 टूल है ना, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल समरी, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का बेसिक जो एस्पेक्ट है, कैश फ्लो मॉडल, MIS फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस, नेटवर्थ ऑफ बिजनेस, तो ये सारे एस्पेक्ट मैंने यहाँ पर दे दिए हैं आपको, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक खुद भी ट्राई नहीं किया तो आप भी ट्राई करो। आप जीएसटी ऑनलाइन के सब्सक्राइबर हो तो बहुत अच्छी बात है। ये लो, ये लिंक मैंने आपको दिया है चैट बॉक्स के अंदर। ये मैं चैट बॉक्स के अंदर आपको लिंक दे रहा हूँ, इसको आप एक बार क्लिक करके खुद भी देख लो। अगर आप जीएसटी ऑनलाइन सब्सक्राइबर हो कि भाई ये ठीक बन गया, इसको चेक कर लो, और अपने दोस्तों को, फ्रेंड को भी इंकरेज करो ताकि वो भी करें। जगमोहन सिंह .in/join। ओके, राइट। तो दिस इज देयर, सो लेट अस स्प्रेड द इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब, ताकि वो हर कोई इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन। जैसे हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था, हम अपने सेशन को विद इन 1 आवर टू 1 आवर 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे, और बिल्कुल इन डेप्थ रखेंगे, टू दी पॉइंट रखेंगे, और बिल्कुल गहराई के अंदर जाएंगे। Everything which is required to be done. If you have any question, please ask. Otherwise, thank you very much. Thank you for participating in today's Power Pack session. And I'm so blessed to have you in my life. Or I'm so blessed that you are committed people who are working in your life in such a focused manner, and I'm truly appreciate your participation. Thank you, Sanjay Narwal ji. Thank you, Karthik Jain ji. Thank you, everybody. Everyone, thank you very much for participating, and have a great time, great life, great thing ahead. That number of people or those who are replying, please reply in the panelist and attendees. तो चलो, वो सारों ने पैनलिस्ट में लिखा है, बाय डिफॉल्ट फीचर इसका पैनलिस्ट है। तो जब आप पैनलिस्ट और अटेंडेंस के अंदर रिप्लाई करते हैं तो सबको सुनाई देती है, दिखाई देता है। तो बाकी अब आपको ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट मैंने आपसे कवर किया। अमित जी, आर के सबरवाल जी, विवेक जी, एंड एवरीबडी एंड एवरीवन, थैंक यू। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। बाय।